Hello students, welcome to revision class of CA Foundation Law. In today's session, which is the third session, we will discuss RTP of November 2020. अभी fresh पता चला है November 2020 term पीछे हो गया है by a month almost. 8 December चालू होगा and 14 December को खत्म होगा. So I don't know. For some it's a good news, for some it's a bad news, but overall, taking into account the fears, the anxieties, everything, this year has been really topsy-turvy. But the message to all my students and to all of you is to hang on. Please have patience. In life, we need a lot of patience, and we need to hang in there. So don't be impatient. Let's hang in there for some more time. Yeah. So RTP सर रिविजनरी टेस्ट पेपर में आइडियली क्या रहता है? देखो, आइडियली पहले अमेंडमेंट्स देता है वो लोग. अमेंडमेंट्स मतलब लॉ में बहुत सारा चेंजेस आता है. लॉ में साल भर में जितना चेंजेस आता है वो सारा चेंजेस वो लोग दे देता है अमेंडमेंट के तौर पे आरटीपी का शुरुआत वाला पोर्शन में. तो सर इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. इस आरटीपी में भी देखो अमेंडमेंट्स है. तो मैं पहले ही बता दूं, अमेंडमेंट ज्यादा तुम लोग का फर्क नहीं पड़ेगा. फाउंडेशन लेवल में अमेंडमेंट्स से सवाल और अमेंडमेंट ज्यादा फर्क पड़ता है कहाँ पे? इंटर एंड फाइनल. सर आप जहां जो बुक से पढ़ाए वो तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है. हाँ, तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल में कुछ जो चीज चेंज हुआ है, कुछ जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है प्रैक्टिकली तुम्हारा समझ में, वो सारा यहाँ पे दे दिया. ठीक है, वो सारा दे दिया. देखो, कंपनीज एक्ट में ही थोड़ा, और कंपनीज एक्ट तो अपने पढ़े ही नहीं. बाकी कोई भी पुराना एक्ट, जो बाकी 4 एक्ट है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है. खाली कंपनीज एक्ट का 3-4 अमेंडमेंट है और वो तुम्हारा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. तो उसके बाद देखो आरटीपी में स्ट्रेट अवे आरटीपी में क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है. तो ये क्वेश्चन आंसर्स अपने अभी आज कवर करेंगे आज का क्लास में. ओके, लेट अस स्टार्ट. पहला सवाल, X entered into a contract with Y. ये सवाल हम लोग लास्ट क्लास किए थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला. ठीक है, ये सब पास पेपर्स का सवाल है, एक साथ करेंगे. पहला सवाल है, तुम लोग पढ़ो मेरे साथ. X पहले अपने आंसर खुद से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आंसर्स देखेंगे. ठीक है, दिस वे वी विल कवर. ओके, X entered into a contract with Y to supply him 1000 water bottles at ₹5 per bottle to be delivered at a specified time. Okay, thereafter X contracts with Z for the purchase of 1000 water bottles at 4.5 per water bottle. At the same time told Z that he did so for the purpose of performing his contract entered into with Y. ठीक है ना? Z failed to perform his contract in due course and market price for each water bottle on that day was 5.25 per water bottle. Okay, consequently, X could not procure any water bottle and Y rescinded the contract. Calculate the amount of damages. Very good. Calculate the amount of damages which X could claim from Z in the circumstances. What would be your answer if Z had not informed about Y's contract? Explain. ये कल भी परसों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिविजन में भी सेम क्वेश्चन मेरा जो हैंडबुक है उसमें था. ओके, what would be your answer if Z had not informed Y's contract? तो सीधा हिसाब है. X ने Y को बोला मेरे को 1000 वाटर बॉटल 5 रुपया में चाहिए स्पेसिफिक डेट पे. X ने उसके बाद Z के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि Z को, सॉरी मैं गलत बोला, X Y को सप्लाई करेगा 1000 वाटर बॉटल 5 रुपया में, और उसके बाद X Z के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये 1000 वाटर बॉटल्स Z से वो लेगा 4.5 रुपया में, तो 50 पैसे का उसका मुनाफा होगा. अब वो Z को भी बोल दिया कि मैं Y के साथ कॉन्ट्रैक्ट में घुसा हूं, Z को पता है उसको. तो Z ने फिर भी नहीं दे पाया, वाटर बॉटल सप्लाई नहीं कर पाया, तो X को बाजार से खरीदना पड़ा 5 रुपया 25 पैसे से. तो X को 25 पैसे का नुकसान है पर बॉटल. ओके,
and consequently X could not procure any water bottle from Y, rescinded the contract. Y का contract मतलब 50 पैसे का नुकसान भी हो गया. तो अल्टीमेटली X को कितना मिलेगा Z से, वही पूछा अमाउंट. तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस. पहले मैं बता दूं, इसमें कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है. Z को पता था कि 5 रुपया 4.5 रुपया में उसको बेचना था और X को खरीदना पड़ा कितने में, 5.25 में. बट Z को पता था कि X के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है Y का, तो उसको 50 पैसे का प्रॉफिट होता. तो अगर Z को पता है तो कितना क्लेम कर पाएगा, 500 रुपया, 50 पैसा इंटू 1000. और अगर Z को पता नहीं है तो 750 रुपया क्लेम कर पाएगा. यही आंसर होगा. सर आंसर थोड़ा दिखा दीजिए. आंसर देखने के लिए अपने और एक आरटीपी खोल के उसमें आंसर्स रख देंगे तो टॉगल नहीं करना पड़ेगा ज्यादा. ओके, लेट्स सी द आंसर एंड रीड इट. मैं शॉर्ट में बोला, अगर Z को पता रहता है कि किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो Z को उतना ही भरपाई देना पड़ेगा जितना एक्चुअल लॉस हुआ. और अगर Z को पता नहीं है तो फिर Z को पूरा भरपाई देना पड़ेगा जो डेट में कैंसिल हो रहा है उस दिन का और जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है उस दिन का डिफरेंस ऑफ प्राइस. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी टेक आउट द आंसर. ये बीसीआर पोर्शन खुल गया. सी एंड द रेलेवेंट केस लॉ इज हैडली वर्सेस बैक्सेंडल. ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना. ये सब लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा. सेक्शन है 73. सेक्शन नंबर याद ना रखने से भी चलता है बट प्रोविजन को याद रखना पड़ेगा डैमेजेस का. तो देखो, lays down that when a contract has been broken, the party who suffers such breach is entitled, same language है, entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. Okay, all right. Now without any further ado, मैं चाहता हूं आप लोग एक बार इस आंसर को पढ़ लो, उसके बाद I'll continue. Just a moment. I'll take a